नेचर ऑफ XOH, नेचर ऑफ XOH। अब XOH का नेचर दो तरह का है। एक नेचर हो सकता है ये एसिडिक, सपोज ये एसिडिक हुआ तो ये टूटेगा कैसे? एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं और साथ में क्या मिल जाएगा मुझे? XO-। XO से मैं क्या निकाल दूं? H+, तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसमें से OH- निकाल दूं तो OH- निकाल के किस में टूट जाएगा? X+ में। तो OH- देने वाला बेसिक और H+ देने वाला एसिडिक। इसी बेसिक को मैं ये भी बोल सकता हूं अल्कलाइन, ये भी दूसरा वर्ड है इसका। बेसिक या अल्कलाइन एक ही बात है। अब मैं डिसाइड करेंगे कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो उसमें मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन H। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं हम 2.1। अगर 2.1 से बड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होगा? अगर मैं XOH बना देता हूं, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन भी अपनी ओर खींचेगा और इस ऑक्सीजन को X एटम भी अपनी ओर खींचेगा। ज्यादा फोर्स से कौन खींचेगा? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ग्रेटर देन ज्यादा हुई, 2.1 से बड़ी हुई, तो ऑक्सीजन चला जाएगा X के साथ। किससे समझा रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ऑक्सीजन चला जाएगा X के साथ और यहां से अलग कर देगा क्या चीज? H+ और साथ में XO-। H+ रिलीज हो रहा है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। नेचर हो जाएगी एसिड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है HOCl। HOCl को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं यहां ClOH। अब हमें ये देखना है कि क्या टूटेगा। अब देखो यहां एक कंफ्यूजन हुआ ना कि ये OH- भी दे सकता है, H+ भी दे सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस में मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 2.1 है, ये यहां पे 3.0 होती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हुआ? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को खींच के ले जाएगा अपने साथ और क्या अलग कर देगा? ClO- प्लस H+। और किसकी तरह बिहेव करने लग गया? एसिड। इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है, इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। तो पॉइंट ये है कि जब भी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+ और ये अलग हो जाएगा XO-। बिकॉज इट इज गिविंग H+, इट विल बी कॉल्ड एज एसिडिक। ठीक। अरेंज इन एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑर्डर। हमने लिया HOCl, HOBr, HOI। हमें बताना ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो हमने पढ़ा हुआ है कि डाउन द ग्रुप जब हम नीचे चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। इन सभी को अलग कैसे होना है? OCl- OBr- OI-। और ये अलग ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये पावरफुल है ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है। ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखूं तो इनकी पावर कम होती जाएगी ना खींचने की। इसका मतलब HOCl के केस में मैं कह सकता हूं कि डिसोसिएशन ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा पावरफुल है, और डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये ज्यादा आसानी से H+ दे देगा, और ज्यादा आसानी से H+ दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? मोर एसिडिक। यानी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो ऑर्डर क्या हो जाएगा? HOCl ग्रेटर देन HOBr ग्रेटर देन HOI। ये हमने इसकी हेल्प से निकाला है ऑर्डर। ठीक है। केस सेकेंड। केस सेकेंड है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन कितना होता है 2.1। इस केस में हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अगर मान लो मेरे पास XOH है, ठीक, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और ये लेस देन 2.1, इसका मतलब ज्यादा पावरफुल कौन सा हुआ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसे खींच के अलग कर देगा, और अलग कर देगा तो ये कैसे टूट जाएगा, X प्लस प्लस OH माइनस। क्या चीज दे रहा है ये, OH माइनस, तो हम इसको क्या नाम देंगे, बेसिक। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं NaOH का। NaOH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ सोडियम की 0.9। अब ज्यादा पावरफुल कौन सा हुआ रिलेटिवली, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको ले जाएगा साथ में और अलग क्या कर देगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो NaOH को हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज ए बेस। H प्लस देने वाला एसिड और OH माइनस देने वाला बेस, ठीक है ना। तो ये किसके बेसिस पे डिफाइन हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, ठीक है। अगर ये पावरफुल होता, ठीक है ना, तब ये एसिड बन जाता, ये वीक है तो फिर ये बेसिक बन गया। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, और मैं इसमें देख रहा हूं LiOH, उसके बाद NaOH, उसके बाद KOH, उसके बाद RbOH, और चाहे तो लिख सकते हैं CSOH। मुझे बताना है ज्यादा बेसिक कौन सा है, कम बेसिक कौन सा है। तो अगर मैं नीचे जा रहा हूं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा लिथियम मोर देन सोडियम, मोर देन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर रहा है, लिथियम, और सबसे कम ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादा आसानी से कौन सा अलग होगा, ये वाला ना, क्योंकि ये सबसे कम अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब CSOH के बारे में बोल सकता हूं कि इसका ज्यादा डिसोसिएशन होगा, और अगर ज्यादा डिसोसिएशन हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोर OH माइनस देगा, और ज्यादा OH माइनस का मतलब ये क्या होगा, मोर बेसिक। समझिए बात हो। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, LiOH लेस देन NaOH लेस देन KOH लेस देन RbOH और लेस देन CSOH। इसको और भी तरीके समझा सकते हैं, और अभी हमने कौन सा तरीका लिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक तरीका और है कि LiOH जो होता है, किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। सीजियम प्लस जो है सबसे कम पावर से खींच रहा है इसको, ठीक है। तो सबसे कम पावर से खींच रहा है, इसका मतलब OH माइनस आसानी से अलग होगा, और जितनी आसानी से अलग होगा उतना ही ज्यादा वो बेसिक होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक। नोट कर लो, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। अब ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन साथ में अटैच होता है एलिमेंट के साथ। इफ एलिमेंट इज अटैच विद ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। सबसे पहला जो टाइप है ऑक्साइड का वो है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मैं ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व करवा दूं और वाटर में डिसोल्व करा के ये एसिड देने लग जाए। ध्यान देना क्या चीज मैं बोल रहा हूं कि व्हेन ऑक्साइड इज डिसोल्व इन वाटर एंड इट फॉर्म्स एसिड इट विल बी कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, SO3 गैस को आपने वाटर में डिसोल्व करा दिया, क्या चीज बन जाएगी यहां से, H2SO4, ठीक। अगर आपने P4O10 को डिसोल्व करवा दिया वाटर में तो ये बना लेता है H3PO4, ठीक है। P4O6 को डिसोल्व करवा लिया वाटर में तो इट फॉर्म्स H3PO3, ठीक। N2O5 को डिसोल्व करवा लिया हमने वाटर में, इट फॉर्म्स HNO3। Cl2O7 को हमने वाटर में डिसोल्व करा लिया, इट फॉर्म्स HClO4। अगर हमने CO2 गैस को वाटर में डिसोल्व करवा लिया, इट फॉर्म्स H2CO3। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि ये सारी चीजें क्या हैं, किस टाइप के ऑक्साइड हैं, तो दीज आर एसिडिक ऑक्साइड। किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर से रिएक्शन के बाद ये जो सारी चीजें यहां आ रही है, ये सारी चीजें क्या है, एसिड।
तो जो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन के बाद एसिड बना सकते हो, उन ऐसे ऑक्साइड को हम क्या नाम देते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। जो पोर्शन अभी हम पढ़ रहे हैं मोरेवर याद करने वाला। बेसिक ऑक्साइड हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करवाएं और अगर ये बेस प्रोड्यूस करे, दैट मीन्स इट इज बेसिक ऑक्साइड। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मैंने लिया Na2O और वाटर में डिसॉल्व करा दिया इसे, इट फॉर्म्स NaOH। NaOH इज अ बेस। हमने MgO को या CaO को वाटर में डिसॉल्व करवा दिया, इट फॉर्म्स CaOH होल ट्वाइस। तो ये बेस है, तो ये बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। हमने Fe2O3 को वाटर में डिसॉल्व करा दिया, मान लो इससे आ गया हमारे पास FeOH होल 3, ठीक। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? CuO ले लूं मैं तो CuO प्लस वाटर CuOH होल ट्वाइस। तो नेचर डिसाइड करेगा कि इधर क्या चीज बन रही है। अगर इधर बनने वाली चीज ये सारे के सारे बेस हैं, तो फिर ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक। ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड। राइट, इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमें याद करने होते हैं क्योंकि हम देख के डिसाइड नहीं कर सकते इसमें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं? BeO, Al2O3, ZNO, SNO, SNO2, PbO, PbO2। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड हम कैसे पता करते हैं प्रैक्टिकली? कि एसिड डाल देते हैं अगर रिएक्शन हो गई, और बेस भी डाल देंगे अगर रिएक्शन हो गई। अगर दोनों से रिएक्शन कर सकता होगा प्रैक्टिकली तो हम उसे एम्फोटेरिक नाम दें। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर मैं ZNO की रिएक्शन यहां से ZNO की रिएक्शन HCl से करवा दें, बताइए क्या बनेगा? यहां से ZnCl2 प्लस H2। इसका मतलब रिएक्शन कर दी इसने। अगर मैं ZNO की रिएक्शन NaOH से करा देता हूं तो ये बनाता है यहां से Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। अगर कोई ऑक्साइड दोनों से रिएक्शन कर सकता होगा एसिड और बेस से, तो फिर किस कैटेगरी में लाई करेगा? ऐसे ही मैं एग्जांपल ले लूं Al2O3। Al2O3 प्लस HCl फॉर्म्स AlCl3 प्लस वाटर। इसका मतलब एसिड से रिएक्शन हो गई। और Al2O3 को अगर आप NaOH में डिसॉल्व करवाओ तो ये बनाता है NaAlO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक। तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने वाले क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। में जो न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं विच कैन नॉट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, CO, NO and N2O, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। CO एक बार जेई ने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द ऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड। याद ही करना था सीधा कि कौन सा न्यूट्रल होगा। E है एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटिक मीन्स प्रोटोन। एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है विच कैन गिव प्रोटोन, प्रोटोन हम बोलते हैं H प्लस को, एज वेल एज कैन एक्सेप्ट
कैन एक्सेप्ट। तो वाटर जो है, वाटर अगर H+ दे दे तो किस में बदल जाता है, OH- में, और अगर वाटर H+ ले ले तो किस में बदल जाता है, H3O+ में। इसका मतलब वाटर H+ दे रहा है तो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। समझ रहे बात हो? लेकिन करेक्ट वर्ड इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्फीप्रोटिक, यानी जो प्रोटॉन दे भी सकता हो ले भी सकता हो, दैट स्पीसीज इज कॉल्ड एज एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। इसके बाद है नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बातें नहीं, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी एसिड इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो इसके लिए जो है हम नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं कि एलिमेंट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं जो OH दे सकता हो, और ऑक्सी एसिड हम किसको बोलते हैं कि जो H दे सकता हो और H इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल में लिख दूं H2SO4, तो H2SO4 इज कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड। अब पीरियोडिक टेबल में इनके लिए रूल क्या है वो समझ रहे हैं। अगर इन सभी में हम लेफ्ट टू राइट जाएं पीरियोडिक टेबल में तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब ध्यान रखना है आपको कि ये ऑर्डर जो है ये हम हमेशा एक ही पीरियड में लगाएंगे, यानी जितना भी कंपैरिजन होगा वो एक ही पीरियड के एलिमेंट्स में हो सकता है। रैंडम कंपैरिजन नहीं करेंगे कि एक एलिमेंट यहां का हो एक एलिमेंट यहां का हो, एलिमेंट का कंपैरिजन एक ही लाइन वाला होगा। और दूसरा रूल है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाए तो टॉप टू बॉटम में हम कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं हम कैसे। ये बात समझ में आ गई लाइन में, लेफ्ट टू राइट में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम में डिक्रीजेस। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। Li2O, BeO, B2O3, उसके बाद CO2, N2O5, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं ले लूं N2O5 तक ही रह जाते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि नेचर क्या होगी इसकी, इधर भाई ध्यान देना, आप एक ही पीरियड के एलिमेंट है सारे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर मुझसे पूछा कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, N2O5 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन B2O3 ग्रेटर देन BeO ग्रेटर देन Li2। ये बात समझ आ गई। अगर मान लो मैं ऑर्डर ले लूं LiOH, BeOH होल ट्वाइस, ठीक है, BOH होल थ्राइस, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको क्या होगा, बोलो। ये ग्रेटर देन बोरोन ग्रेटर देन बेरिलियम ग्रेटर देन, बिल्कुल वो का वही है। हमसे बोल दिया जाए Na2O, MgO, Al2O3 और SiO2 का ऑर्डर, और हमसे ऑर्डर कौन सा पूछ लिया, एसिडिक। बताइए क्या ऑर्डर होगा, जो पोजीशन इनकी पीरियोडिक टेबल में उस हिसाब जमा लेंगे। ठीक है, और इधर ये रूल ध्यान रखेंगे, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर हमसे बोल दिया जाए NaOH, MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस और SiOH होल 4, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं H2SiO3, सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसे। अगेन हमसे पूछा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या ऑर्डर होगा, ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस। ठीक ना, तो उसी पोजीशन के हिसाब से कर रहे हैं जो इनकी पीरियोडिक टेबल में। कंपैरिजन हमेशा किसके बीच में होगा, एक ही पीरियड के बीच में। अब ये एग्जांपल सारे कौन से हैं कि एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब हम टॉप टू बॉटम वाले एग्जांपल लेंगे, तब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। Li2O और Na2O में अब सारे जो ऑर्डर में लिखने वाला हूं ये सारा मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूं। अच्छा एक चीज समझ लीजिए,
अगर नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी, उल्टा होगा। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि इट इज मोर एसिडिक तो वो लेस बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूंगा तो उल्टा कर देंगे अपन सभी में। चलिए, तो ऊपर से नीचे आए क्या होगा बताइए, एसिडिकेशन कम होगा, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, अगर मैं लूं LiOH और NaOH और साथ में लिख दूं KOH RbOH, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है मैंने, ये याद हो आपको, तो CS बताइए क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, LiOH ग्रेटर देन, तो ध्यान हो तो ये ऑर्डर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, तो यहां से भी ध्यान रख सकते हैं अपन, नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। मैं लिख दूं BOH होल 3, ठीक है, या मैं पहले ऑक्साइड ले लेता हूं B2O3 और Al2O3, बताइए ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, B2O3। फिर मैं लूं BOH होल 3 और AlOH3, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, BOH3। हम ले लें BeO, MgO, CaO, SRO, एक मिनट ये बता दो, BeO, MgO, CaO, SRO, BeO, तो एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पे डिक्रीज कर रही है, तो ये ऑर्डर हो गया। तो ये जो ऑर्डर है ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर बेसिक का पूछा जाए तो बेसिक में उल्टा कर देंगे, क्या ऑर्डर हो जाएगा, BeO लेस देन MgO लेस देन CO लेस देन SR, ठीक। हाँ क्या बोल रहे हो, एंड SiO2, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, CO2, सही है। मैं एग्जांपल ले लूं H2CO3 एंड H2SiO3, आप ध्यान रखोगे सिर्फ एलिमेंट पर, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, H2। सारे ऑर्डर में कौन सा देख रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ। बेसिक का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अगर दोनों में ज्यादा बेसिक पूछा जाए तो ये हो जाए उल्टा। और एग्जांपल लेते हैं अपन N2O5 और P2O5, एसिडिक ज्यादा कौन सा हो गया, अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहां से SO3 SO2, उसके बाद जो है ACO2 TeO2, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, SO2 ग्रेटर देन ACO2 ग्रेटर देन TeO2। सारी पोजीशन उसी हिसाब से है। और हम लेते हैं इसमें एग्जांपल, नाइट्रोजन हो गया अपना, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन का ले लेते हैं Cl2O7 Br2O7 I2O7, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ऑक्सी एसिड ले लूं इसका मैं HClO4 HBrO4 और HiO4, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये सारे ऑर्डर एसिडिक, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें क्या बता रहे हैं कि नीचे जाने पे, अगर मैं उसी में एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं कि जिसे मैं ले लूं SO3 P4O10 और Cl2O7, ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, Cl2O7 देन SO3 P4, या मैं इनका एसिड ले लूं H3PO4 H2SO4 और उसके बाद HClO4, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो HClO4 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन H2SO4 देन H3PO और नाइट्रोजन, हाँ कुछ हम यहाँ पे ले रहे हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अच्छा, इसमें एक चीज और अपन नोट डाल के लिख सकते हैं कि अगर सिमिलर एलिमेंट है तो मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ।
ऑक्सीडेशन स्टेट अपन जो है मैं डिफाइन कर रहा हूं अभी इस लेवल पे हमने सीखा नहीं है, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं SO3 और SO2 में सल्फर +6 से सल्फर +4, तो इट इज मोर एसिडिक। मैं एग्जांपल लूं P4O10 और P4O6 में ये +5 ये +3, तो इट इज मोर एसिडिक। सारे ऑर्डर देख रहा हूं मैं एसिडिक वाले। हम ले लें H3PO4, H3PO3 और H3PO2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +3 +1, तो इट इज मोर एसिडिक। इसी तरीके से मैं ले लूं N2O5 और N2O3, तो N2O5 इज मोर एसिडिक एज +5 +3 स्टेट। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, और ले लें अपन एग्जांपल जैसे H2SO4 H2SO3 +6 स्टेट +4 स्टेट, इट इज मोर एसिडिक। ऐसे ले लेते हैं HClO4 HClO3 HClO2 HOCl। हमसे पूछा जाए कि विच वन इज मोर एसिडिक, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ये ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज क्लोरीन +7 +5 +3 और ये +1। तो कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉर्मल मीनिंग बता देता हूँ। इस लेवल पे अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे SO3 है, तो ऑक्सीजन इज फाउंड इन -2 फॉर्म। अब इसको अपन एक फार्मूले की तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर ऑक्सीजन -2 में है तो सल्फर कौन सी स्टेट में होगा? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है मेरे पास, -6 ये चार्ज हो गया, तो ये कौन सी स्टेट में होगा? तो निकालते इसे। अच्छा, अगर मान लो हमने प्लस स्टेट ज्यादा बता दी किसी पे, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? एसिड। तो हम सिंपली किससे कंबाइन कर रहे हैं? इफ मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर मोर विल बी एसिडिक। जितना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन कंपैरिजन एक ही एलिमेंट के बीच में होगा। ठीक है ना? तो रैंडम कंपैरिजन नहीं करेंगे, तब अपन कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे। हम देख रहे हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड। अब देखो हाइड्राइड हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ हो, एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ हो तो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ हो तो हाइड्राइड। ठीक है? तो इसमें रूल ये है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में क्या बोलेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मैं लेता हूं नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, ऑक्सीजन का H2O और HF। आप हाइड्रोजन पे नजर मत रखो, एलिमेंट पे नजर रखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? अमोनिया इज ए बेसिक गैस, वाटर इज ए न्यूट्रल, और HF इज ए एसिड। तो नेचर क्या होती जा रही है? इनके नीचे का भी कंपैरिजन कर लूं, PH3, H2S और HCl। क्या आंसर आएगा? HCl ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन। पॉइंट समझ आ गया ये? तो हाइड्राइड को अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इनके नीचे आएंगे तब भी वही ऑर्डर होगा। ये रूल कहां है? जब हम लेफ्ट टू राइट किस में जा रहे हैं? प्रेडिक्टेबल। टॉप टू बॉटम में देखते हैं क्या रूल होगा। अपने पास नेचर ऑफ हाइड्राइड में टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑक्साइड में तो क्या हो रहा था? एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। लेकिन हाइड्राइड में क्या होता है? दोनों तरफ ही एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस बोथ साइड। अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं कि कौन कौन से एग्जांपल होंगे। जैसे मैं बात करूं H2O की और H2S की।
H2O इज ए न्यूट्रल, पता है सबको ये, और H2S इज ए एसिडिक गैस। तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है बताइए, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, H2O। तो नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। मैं एग्जांपल लेता हूं HF, HCl, HBr, HI। बताइए ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, HI, और उसके बाद HBr, HF। इसको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूं। एक और तरीका क्या है, देखो इन सबको मैं जनरल रिप्रेजेंट कर देता हूं HX बॉन्ड से। HX, ये X जितना लार्ज होगा, अगर X का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना ही उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, लेस। जिसकी स्ट्रेंथ लेस होगी उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, डिसोसिएशन मोर। अगर डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है तो H प्लस ज्यादा देगा, और जो H प्लस ज्यादा दे रहा है इसका मतलब दैट इज मोर एसिडिक। रिपीट करता हूं मैं दोबारा कि जिसमें X का साइज बड़ा होगा बॉन्ड की लेंथ उतनी ही ज्यादा होती जाएगी ना। अगर एटम छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ इतनी होगी। अगर X का साइज लार्ज होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीकर होगा, बॉन्ड अगर वीकर होगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो H प्लस ज्यादा देगा, H प्लस ज्यादा देगा यानी मोर एसिडिक। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें है, HI। यानी नीचे अगर मैं जाता जाऊं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो स्ट्रेंथ इसकी उल्टी होती जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो बताओ ज्यादा कौन टूटेगा, HI। HI ज्यादा टूटेगा, इसका मतलब HI इज मोर एसिडिक। तो हो क्या रहा है, नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या याद रखेंगे, हाइड्राइड में ये स्टेटमेंट किसके लिए है, हाइड्राइड। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये कॉमन स्टेटमेंट होगा। समझ गए बात हो। पेयर इफेक्ट, inert pair effect. It is observed in 12, 13, 14, 15 and 16 ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप है ये, यहाँ पे बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। इन चारों फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो समझा रहा हूं मैं। अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं इसका, तो इसका होता है NH2NP1, NH2NP2, NH2NP3 और ऑक्सीजन का NH2NP4। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी यानी कितने बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है, वो यही होगा नंबर कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना बात, ये तो हो गया आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उतने ही मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड ये बना सकता है। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, 4, 5, 6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको मैं N से नाम दे दूं, इसकी होगी +3, +4, +5, +6। ये तो हो गई मैक्सिमम स्टेट N। अब इनर्ट पेयर क्या है, इफेक्ट ये समझा रहा हूं। बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली। इन फैमिलीज में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6। तो मैक्सिमम स्टेट इस पूरी फैमिली के लिए +3, +4, +5, +6। इस मैक्सिमम स्टेट को मैंने N बोल दिया। अब हम ये समझ रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे कि डाउन द सीरीज, डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ
एन स्टेट, एन मतलब मैक्सिमम, डिक्रीजेस while stability of n-2 state increases due to inert pair effect. Inert pair effect. अब कहने का क्या मतलब है वो समझा रहा हूं। बोरोन फैमिली में अगर मैं नीचे आऊं तो मैक्सिमम स्टेट इसकी कितनी है, +3। तो मैं ये बोलूंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेस वाइल स्टेबिलिटी ऑफ +1 इंक्रीजेस। बोरोन के लास्ट में मेंबर कौन सा होगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो थेलियम में हम ये बोलेंगे कि फॉर द थेलियम +1 इज मोर स्टेबल देन +3। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। यानी जो उनकी मैक्सिमम स्टेट से उससे 2 कम वाली स्टेट नीचे जाने पे स्टेबल होती जाती है। तो लास्ट वाले एलिमेंट में बहुत डोमिनेटिंग होती है और लास्ट वाले एलिमेंट में जो 2 कम वाली स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मैं बात करूं कार्बन की। कार्बन में हम ये बोलेंगे फैमिली में कि स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीजेस एंड ऑफ +2 इंक्रीजेस। कार्बन फैमिली में लास्ट में कौन सा आया, लेड। तो लेड के लिए हमें बोलेंगे कि लेड +2 इज मोर स्टेबल देन लेड +4। स्टेबिलिटी इफेक्ट कहां पे डोमिनेटिंग होता है, लास्ट में। इसके लिए बोले तो कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कार्बन के लिए +4 इज मोर स्टेबल देन +2। पर नीचे जाने पे उल्टा होने लग जाता है, +2 का स्टेबिलिटी +4 से ज्यादा है। नाइट्रोजन फैमिली में नीचे जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस और +3 इंक्रीजेस। नाइट्रोजन फैमिली में लास्ट में कौन सा आया, कौन सा आ जाएगा, बिस्मथ। तो बिस्मथ के लिए हमें बोलेंगे कि बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5। ये ऑर्डर लिख रहा हूं मैं स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का। ये रब कर दूं मैं। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ठीक, नीचे जाने पे क्या होता जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ +6 स्टेट डिक्रीजेस वाइल +4 इंक्रीजेस। केवल 2 कम वाली स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है। तो टेलुरियम के लिए मैं बोलूंगा कि टेलुरियम +4 इज मोर स्टेबल देन टेलुरियम +6। ठीक है, प्रैक्टिकल इसका ऑब्जर्वेशन है। फॉर द एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं PbI4 इज नॉट फाउंड, PbI4 इज नॉट फाउंड while PbI2 इज फाउंड। अब इसका जवाब कहां से मिलेगा अपन को, इनर्ट पेयर इफेक्ट से। कैसे, उधर आ जाता है अपन, क्योंकि Pb+2 का स्टेबिलिटी किससे ज्यादा है, Pb+4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ आयोडीन -1 में होता है, मैं निकालना बता रहा हूं। आयोडीन -1 में तो कितना हो गया, -4 चार्ज। तो इस पे कितना चार्ज होना चाहिए, +4। यहाँ आयोडीन -1 तो -2 और यहाँ क्या होना चाहिए, +2। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, लेड +2 की। किस वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है ना, तो इट इज नॉट फाउंड इन नेचर व्हाइल PbI2 इज फाउंड इन नेचर। इसके अभी उसी पे आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। फैक्टर समझ में आ गया सब लोगों को कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो रहा है। बस बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब फैमिली में जो इनकी मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल है उसका स्टेबिलिटी नीचे जाने पे घटता जा रहा है, उससे 2 कम का स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है। किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों हो रहा है उसका कारण देख रहे हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इसलिए हो रहा है कि इन सब कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे तो NH2NP या तो यहां पर 1 है या 2 है या 3 है या 4। अगर मान लो NH2 भी पार्टिसिपेट करे बॉन्डिंग में, जैसे मैं एग्जांपल ये ले लेता हूं, सपोज मैं लेता हूं यहां बोरॉन फैमिली के लिए
NH2NP1। अगर ये तीनों पार्टिसिपेट करें तो कौन सी स्टेट शो करेंगे? +3। अगर ये पार्टिसिपेट ना करे तो फिर कौन सी स्टेट शो करेंगे? यानी कि जब NH2 इलेक्ट्रॉन जो है, इफ इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, देन इट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर। और इसके पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से उससे 2 कम जो स्टेट है उसका स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाता है। मतलब आप क्या बोलोगे कि लेड में जब हम नीचे गए तो लेड का हमने कौन सा बोला कि +2, तो नीचे वाले एलिमेंट में जब हम नीचे चले गए तो हम ये कहेंगे कि वहां नीचे वाले एलिमेंट में जो N शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, S शेल में, NH शेल में, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। और जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो फिर उस केस में स्टेट सिर्फ कौन शो करेगा? इसकी वजह से। तो 2 स्टेट कम हो गई ना उसकी, जो भी उसकी मैक्सिमम होती होगी उससे 2 कम स्टेट शो करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन थे अगर आउटर मोस्ट में तो +6 शो कर रहा था। अगर उनमें से 2 ने इनर्ट बन गए हो तो फिर कौन सी शो करेगा? +4। तो अगर ये इनर्ट बन गया है तो इसी इनर्टनेस की वजह से कौन सा इफेक्ट हो रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम ये रीजन देख रहे हैं कि इनर्ट पेयर क्यों बन जा रहा है ये लास्ट में जाने के बाद। शुरू में नहीं बन रहा है, डोमिनेटिंग फैक्टर कहां पे हो रहा है? लास्ट में। तो लास्ट में व्हाई इट इज एक्टिंग लाइक ए इनर्ट पेयर, वो देख रहे हैं। वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से उसको हटा देते हैं वहां पर, अनस्टेबल होने की वजह से। तो कंपाउंड, हाँ नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट टेरिलियम के उसके लिए अगर कंपाउंड बनाएगा तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। रीजन नंबर 1 तो ये इसका ये है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। हमें कहेंगे कि NH इलेक्ट्रॉन्स आर strongly bound to nucleus in lower element, so they don't participate in bonding. मतलब ऐसा हो रहा है कि नीचे जब जाते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस हेवी होता जा रहा है। न्यूक्लियस हेवी होने का मतलब उसमें प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब वहां पे प्रोटॉन इतने ज्यादा हैं कि वो इन NH इलेक्ट्रॉन को बांध के रखे हुए हैं अपनी तरफ, और बांध के रखे हुए हैं तो ये इनको जाने नहीं देता है, मीन्स ये इनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है। अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? इनर्ट। और इनर्ट बन जाएगा तो ये किसकी इनर्टनेस की वजह से? NH की। इसी फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर। एक और कारण है जिसको हम थर्मोडायनामिक्स से समझते हैं। रीजन 2 है कि अगर मान लो 4 बॉन्ड बनाए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं लेड का, ठीक, तो लेड में NH में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग का प्रिंसिपल ये है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड नॉर्मली बनाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2।
4 बनाने के लिए इसको यहां जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे इसको एक्साइट करना है अपर लेवल में तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कुछ एनर्जी मुझे यहां देनी पड़ेगी। अच्छा, ये यहां चला गया तो इसका एक फायदा हो गया, 2 एडिशनल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब आप ये देखो, इसको यहां पहुंचाने में एनर्जी चाहिए मुझे, और जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि जब भी बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड को तोड़ना हो तो एनर्जी चाहिए, और जब बनेगा बॉन्ड तो एनर्जी रिलीज होगी। उल्टा, बॉन्ड तोड़ना एनर्जी रिक्वायर्ड और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज। तो ऐसा होगा कि इसको मैं यहां पहुंचा दूं लेड में, ठीक है। पहुंचाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो मैंने एनर्जी दी 200, ध्यान देना बात पे, मैंने एनर्जी दी 200। अब आगे पहुंचने के बाद इसने 4 बॉन्ड बना लिए, एडिशनल 2 बॉन्ड बनाए। मान लो उन 2 बॉन्ड की वजह से एनर्जी रिलीज की 100, चाहिए कितनी थी इसे 200 आगे पहुंचाने के लिए, और रिलीज कितनी की इसने, तो नेट अगर मैं देखूं तो नेट क्या होगा, इसका मतलब यहां एनर्जी ज्यादा लगेगी, वो इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि जो आगे से पहुंचा के 2 एडिशनल बॉन्ड बना सके थर्मोडायनामिक्स हिसाब से। तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा NH2। और समझाता हूं मैं इसको डिटेल में, नोट कर लो। देखो, मान लो सपोज करो हमने बोला कि PbI2 इज फॉर्म्ड, तो यहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब जो एनर्जी रिलीज होगी यहां से, अगर मैं इसको, या फिर मैं इसको ये बोलूं कि लेड के स्टेट में, जैसे यहां पे अगर मान लो इस स्टेट में अगर ये बॉन्डिंग करेगा तो इस स्टेट में शो करेगा +2 स्टेट, और अगर ये एक्साइट होकर यहां चला जाए सपोज करो, तो इस केस में ये बॉन्ड बनाएगा कितने, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया 2 3 4, तो इस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा +4 स्टेट शो करेगा। यानी ऐसा समझे कि अगर एक्साइटेशन नहीं हुआ तो उससे 2 कम दिखाएगा, एक्साइटेशन हो गया तो 2 ज्यादा दिखाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम स्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लेड में, आउटर मोस्ट में होते हैं NH2 Np2, तो मैक्सिमम कितना दिखा सकता है ये +4 स्टेट। लेकिन ये +4 तो तभी दिखाएगा ना जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। अब इसको आगे जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। सपोज मैं इसको बोल देता हूं +x। अब ये जब आगे चला गया, यहां आ गया, तो आफ्टर एक्साइटेशन इट फॉर्म्स 2 एडिशनल बॉन्ड्स, 2 एडिशनल बॉन्ड्स। मान लो 2 बॉन्ड बनाने से एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू -y। Since x is greater than y, it is not possible। ध्यान देना इस बात पे, अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी तो ये प्रोसेस फेवरेबल होगा थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। यानी हम सिंपल शब्दों में ऐसे बोलें कि इसको एक्साइट करने में 1000 एनर्जी चाहिए और रिलीज होने से रिलीज हो रही 500, तो अल्टीमेटली तो देनी पड़ेगी ना। मैं रिक्वायर्ड कितना था 1000 और रिलीज हुआ 500, तो नेट तो देना पड़ेगा। उल्टा केस सोचे, ये 1000 चाहिए और रिलीज हो गई 5000, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी चाहिए उससे ज्यादा रिलीज हो रही तो प्रोसेस होना चाहेगा, मतलब दैट प्रोसेस इज फेवरेबल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। तो ये 2 एडिशनल बॉन्ड इतनी एनर्जी नहीं रिलीज कर पाएंगे जितनी एनर्जी इसको एक्साइटेशन करने में रिक्वायर्ड है। तो ये एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए एक्साइटेशन में जाएगा ही नहीं, और अगर ये एक्साइटेशन में नहीं जाएगा तो +4 दिखाएगा नहीं, और +4 नहीं दिखाएगा तो ये जो NS इलेक्ट्रॉन है दे रिमेन्स इनएक्टिव, और अगर ये इनएक्टिव रहे तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, इनर्ट पेयर की तरह, और इनर्ट हो जाता है जब ये पेयर, इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर, एंड दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग इन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द फैमिलीज। पॉइंट समझ आ गया है? इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं इसको।